बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 25 में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात की थी और उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में बात की, और हमने देखा कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और 3 सॉल्यूशंस थे और यूनिक सॉल्यूशन, दैट वाज नंबर 1 वाज यूनिक सॉल्यूशन। तो आज हम मैट्रिक्स अप्रोच को यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो उसके बाद इस अप्रोच को, मैट्रिक अप्रोच को हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैट्रिक्स, और ये आपकी बुक में से जो बुक आपको मेंशन मैंने की हुई है, बर्डनेट की बुक में से चैप्टर नंबर 9 जिसका ताल्लुक मैट्रिक्स के साथ है। ठीक है, और व्हाट इज़ मैट्रिक्स? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे फॉर्म। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? कोई भी मुश्किल सी चीज़ें जो डेटा आपका हो उसको स्टोर करने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो ईजीली आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे कैन बी रियल नंबर्स और मोस्टली दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में मैं लिख देता हूँ पहले। सपोज मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा पड़ा हुआ है। सपोज डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स है। टेस्ट, तो ये 3 टेस्ट हैं उनके, उसका डेटा है और वैल्यूज हैं। सपोज ये है कुछ 75, तो ये टेस्ट 1 है। इसी तरह टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, और ये स्टूडेंट नंबर 1 है। इसी तरह 2, 3, 4, 5। दो ये डाटा 5 स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं सपोज डालूँ मेरे पास अगर ये डाटा हो, तो ये स्टूडेंट्स के टेस्ट 1 का डाटा है। इसी तरह टेस्ट 3 जो है इसका, तो ये हमारे पास एक डाटा है। अब हम इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो इजीली आइडेंटिफाइड होगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है कि हम इसको, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे। तो इसी डाटा को अगर मैं यूँ लिख दूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, और सपोज ये 75, 91, 65, 59 and the nuts value was 75, यहाँ पे एंड हो रहा है। 82, 90, 69, और उसके बाद है 75 और 70। ठीक है, 80, 85, 89, 90 and 99। ठीक है, तो ये जो अरे फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। और
ये जो मैट्रिक्स है इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ अप टू जी जाते हैं हम, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर जब आप बेसिक और कोबोल और इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर भी जब आप इसको देखते हैं डाटा को, तो वो अपनी मेमोरी में एक स्टोर कर लेता है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। वहाँ पे भी मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में वो स्टोर करता है अपने अंदर मेमोरी के अंदर। तो अब आपने देखा कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, इट इज़ एन अरेड फॉर्म, और ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ अंदर है इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो दैट इज़ डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आप इस जगह पर देखें तो डायमेंशन जो है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज हियर 5/3, ठीक है। 5 इसकी रोज है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन भी हम इसको कहते हैं, इसको ऑर्डर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, डायमेंशन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन के बारे में बात की थी कि व्हाट इज डायमेंशन। ठीक है, ऑर्डर क्या दे, डायमेंशन क्या दे ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इट इज अ 5x3 मैट्रिक्स, 5x3, यानी पहले नंबर ऑफ रोज आती हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। तो ऑर्डर ऐसा लिखा जाता है, पहले रोज फिर कॉलम। इसी तरह जनरल में अगर मैं बात करूँगा तो m×n मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, m रोज n कॉलम्स। जैसे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमने बात की थी, m हमने कहा था इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो m रोज हैं और n कॉलम्स, ठीक है जी। अजीज तलबा, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, डिफरेंट there will be some definitions before we go to the solving the system of equations through matrix approach. Here we have some definitions. The first definition was a matrix, what is a matrix, and the second definition was what was the dimension or order of a matrix. You have understand. The third definition is a square matrix. What is a square matrix? ठीक है, when the number of rows and columns are equal, ठीक है, number of rows is equal to the number of columns of a matrix, then the matrix is called square matrix. ठीक है, तो ये थी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसमें आपने देखा जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें ये वैल्यूज़ हैं 2 3 4 5, दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह एक मैट्रिक्स बी लेता हूँ, दिस इज़ 1 1 0 0 2 1 0 0 1। सपोज ये मैट्रिक्स है, तो दीज आर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, यानी बी का ऑर्डर क्या है 3/3 और ए का ऑर्डर क्या है 2/2। So they are all square matrix. When number of rows and number of columns are same, the matrix the number of rows and the number of columns of a matrix are same, they are called square matrix. ठीक है, तो ये थर्ड पे डेफिनेशन आ रही थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी हम कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो 1 1 हैं और ऑफ डायगोनल क्या हैं 0 0, तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो डायगोनल शुड भी, ये जो डायगोनल है ये वाला, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसी तरह इसका डायगोनल ये है, ये इट शुड बी 1 1 एंड द ऑफ डायगोनल शुड बी 0 0। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये यूनिट मैट्रिक्स जब किसी के साथ मल्टीप्लाई हो, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, सपोज ये मैट्रिक्स ए है और जाहिर बात है इसके साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इट शुड बी आल्सो 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जब भी ए के साथ आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम आई के साथ शो करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर ए ही आएगा। जब भी ए के साथ आई मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या होगा, ए मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स। चाहे हम इसको आई को पहले ले आए और ए को बाद में रखे तो इसका रिजल्ट भी ए ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, तो उसका रिजल्ट वही मैट्रिक्स आता है। जी, उसके बाद डेफिनेशन नेक्स्ट आ रही है 5 नंबर पर, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स जो है, ये जो ए है, ये हमारे पास सपोज मैट्रिक्स ए है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम, इसको ए के ऊपर टी डाल देते हैं छोटा। तो अगर हम रोज़ को, ये जो रोज़ हैं इनको कॉलम्स में लिखते जाए, ये रो है पहली, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और इसको मैं अगर कॉलम्स में लिखता हूँ तो क्या आएगा 1 2 3, सेकेंड रो कॉलम में लिखूँ 4 5 6, फिर 7 8 9। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में लिख देते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हो उसको हम ट्रांसपोज लेने के लिए उसकी रोज को कॉलम्स में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है। अब आप इसमें से एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें ट्रांसपोज क्या है, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स में अप्रोच है, वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। of matrices। सपोज हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं जिसमें ए जो है वो 1 2 3 5 6 7 8 9, और 8 हमारे पास मैट्रिक्स बी है, that is 1 1 2 2 1 2 1 2 1।
है, सपोज हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी एंड वी वांट टू सम या ऐड दीज मैट्रिक्स। अच्छा, एडिशन तब भी हो सकती है जब दोनों के रोज और कॉलम्स क्या हो, यानी कि आर्डर जो है वो बराबर हो। अब आप ये मैट्रिक्स, इसका आर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका आर्डर क्या है दैट इज़ 3 क्रॉस 3, तो इनकी एडिशन हो सकती है। अगर ए 2 क्रॉस 3 होता और ए 3 क्रॉस 3 होता तो फिर एडिशन शायद ना हो सकती। ठीक है, तो अब जब आप एडिशन लोगे तो सिंपल 1 + 1 पहला ऐड हो जाएगा, 2 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, हर एक की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, 3 के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू थी। इसी तरह 4 है तो 4 के करस्पॉन्डिंग 2 आ रही है, 5 है तो 5 के करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, 6 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आ रही है जी, 7 है तो इसके अगेंस्ट 1 वैल्यू आ रही है, 8 इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू आ रही है 2 और 9 है तो उसके अगेंस्ट वैल्यू 1 आ रही है। तो इसको आप ऐड कर दें और सम करके लिखते हैं 2 3 5, इसी तरह 6 6 8 8 10 10। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की एडिशन हो रही। और जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे a माइनस b तो इसको आप यूँ लिखिए, पहले a लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर माइनस का निशान लगाएं, या आप चाहें तो यहाँ पर प्लस निशान लगा के माइनस को अंदर ले जाएं, -1 -1 -2 -2 -1 -2 फिर -1 -2 -1। ठीक है, अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें। ज़ाहिर बात है दरमियान में प्लस है और हमने माइनस को अंदर ले चुके हैं, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 1 4, 6 - 2 4 और लास्ट है 7 - 1 6, 8 - 2 6 और 9 - 1 8। तो ये हमारे पास a माइनस b आ जाएगा, जिसमें वैल्यू 0 1 1 2 4 4 और 6 6 8। तो ये हमारे पास a माइनस b आएगा। इसमें कोई सिंपल है तो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। नेक्स्ट हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। एडिशन के बाद क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ठीक है अजीज तलबा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल इस लिहाज से है कि इसमें आपको आर्डर देखना पड़ता है। इफ़ द नंबर ऑफ, इस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि इफ़ द, अगर हम सपोज हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सपोज वी हैव 2 मैट्रिक्स, A and B. Now A multiplication of A B is, या प्रोडक्ट इसमें कहते हैं, प्रोडक्ट A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज डिफाइंड if and only if the number of columns of A equals the number of rows of B। अगर ये रूल फुलफिल करे तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अगर ये ना हो
तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। सपोज अब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो भी 3x3 ऑर्डर था। ए का ऑर्डर क्या था? 3x3। और हमारे पास एक मैट्रिक्स बी था, इसका ऑर्डर था 3x3, ये मैट्रिक्स बी था। तो अगर ये बराबर हों, इफ दे आर इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तब फर्स्ट को हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स 3x3 का है और एक मैट्रिक्स हमारे पास 3x2 का है, 3x2 का, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर जे है और एक मैट्रिक्स हमारे पास डी है जिसका ऑर्डर 3x2 है, तो अगर मैं सी डी प्रोडक्ट फाइंड करना चाहूँ तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ डी। ठीक है, तो ये वैलिड होगा, पॉसिबल होगा कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन आई कैन नॉट टेक द प्रोडक्ट डी सी, कि मैं डी को पहले रखूं और सी के साथ मल्टीप्लाई करूं। अब देखिए जरा डी का ऑर्डर क्या होगा, डी का ऑर्डर है 3x2 और सी का ऑर्डर है 3x3, और ये दोनों जो हैं 3 और 2, इनको आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर not equal, therefore it is not possible that we can multiply D with C, but we can multiply C with D. It means products के अंदर it is not possible कि CD is not equal to DC। ये भी होता है, अगर आपने C को D से मल्टीप्लाई किया, जरूरी नहीं है कि D को C से मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट आए। ठीक है, तो अब आपने इसमें से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में से देखा कि मल्टीप्लिकेशन तब हो सकती है जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब मैं कुछ मैट्रिसेस लेता हूं और उसकी मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाता हूं कि नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं। आप एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन 9.3। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 1 -2 -3, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 8 5 4, 8 5, जिसका एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर यस 3/1 है, नॉट 8 5 4, 3/1। तो ए का ऑर्डर हमने देखा दैट इज 1x3 और बी का ऑर्डर क्या है दैट इज 3x1। तो ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं? ठीक है, तो ए और बी का दोनों 3 और 3 मिल रहे हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको आप यूँ लिखिए 1 -2 -3 और 8 5 4, तो मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आंसर आएगा इसका? दिस विल बी इक्वल टू -8 -10 एंड -12। 8 प्लस में आएगा क्योंकि 8 1s आर 8, और उसके बाद -10 और -12। तो ये इसका आंसर आ गया जी 14 -14 उसके बाद। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जब ऑर्डर हो और उसके बाद आप ऑर्डर को ऊपर नीचे देखने के बाद ए बी सपोज ये था, तो ए का ऑर्डर आपने लिखा 1x3 और बी का लिखा 3x1, दोनों मैच कर गए, और जो रिमेनिंग बचा वो हमारा आंसर जो भी आएगा उसका ऑर्डर ये होना चाहिए। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि ए का ऑर्डर जो है दैट इज़ 1/1
तो एक ही रो और एक कॉलम यानी ओनली वन वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज़ -14। इसी तरह हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर एक्सरसाइज में, दैट इज ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। क्वेश्चन नंबर 17 में 4 0 -2 9 और एक मैट्रिक्स बी है, दैट इज 2 6 -7 8। तो मुझे चाहिए ए बी, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। तो आप लिख लें 4 0 -2 9 मल्टीप्लाई विथ 2 6 -7 8। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहली रो और इसको कॉलम, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाई विद -7, ठीक है। अब आपने इसी रो को लेना है और दूसरे कॉलम को लेना है, ये वाले तो अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 8, ठीक है। अब नेक्स्ट पकड़ें, सेकेंड रो ले, -2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई विद -7, फिर इसी तरह -2 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई विद 8। तो इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है जी, 8 24 67 with minus sign और 60। ठीक है, तो ये ए बी आ गया। तो ये आपने प्रोडक्ट सीखा कैसे करते हैं। इसी तरह अजीज तलबा आप ले सकते हैं 3/3 का मैट्रिक्स, और उसमें भी इसी तरह इसी रूल के तहत आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहली रो और दूसरे का कॉलम, उसके बाद पहली रो और दूसरे का दूसरा कॉलम, इसी तरह फिर नेक्स्ट रो पकड़ लें, उसके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, और उसके बाद सम करने के बाद एक क्या वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, एंड इक्वेशंस जिसमें मोर देन वन इक्वेशंस होती हैं और वेरिएबल्स भी मोर देन वन होते हैं। हर इक्वेशन में मोर देन वन वेरिएबल्स और इक्वेशंस क्या होती है, मोर देन वन। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, हमारे पास अगर सपोज ये इक्वेशंस है 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15। इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन है तो इसको हम यूं लिख सकते हैं क्या, 5 3 4 -2 x1
H2, 15 and 12। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा 4x1 माइनस h2 2h2 इज इक्वल टू 12। तो वही चीज़ें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वापस चली जाएंगी, इक्वेशंस वही बन जाएंगी। नाउ वी कैन राइट दिस, इसको हम ए मैट्रिक्स कह देते हैं, इसको हम एक्स मैट्रिक्स कहते हैं और इसको कह देते हैं बी। ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इज दिस एंड बी इज दिस। तो अब आपके पास अगर सिस्टम ऑफ m बाई n का सिस्टम हो तो यू कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो जो एक्स मैट्रिक्स होगा वो m क्रॉस n का डायमेंशन उसका होगा या ऑर्डर होगा, m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को आपने यहाँ से लर्न किया जी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जिसमें आपको डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई होंगी और आपसे कहा जाएगा कि रीराइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, जिसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में दोबारा लिखो। तो यू कैन राइट इट लाइक दैट। सपोज हमारे पास ये इक्वेशंस हैं। अब एक्सरसाइज में मैं चला जा रहा हूँ और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये है 45 और पेज है ये 368। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। कहता रीराइट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये आ रहा है जी 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x is equal to 80, 100 is equal to 100, 3x square cube is equal to minus 18 and 5x square is equal to 125. So dear students, we have to rewrite these systems in the matrix approach या मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको दोबारा लिखना चाह रहे हैं। तो इसके जो कोफिशेंट हैं पावर्स के साथ, जो भी पोलिनोमियल्स जो डिग्री है उनके साथ देखिए 5 लगा हुआ है, एक्स क्यूब के साथ -2 1, उसके बाद फिर 3, फिर 0 0 0 5 0 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर एंड एक्स 100 माइनस 18 125। अब आप जिसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस वही इक्वेशंस बन जाएंगी जो हमने शुरू में स्टार्ट में ली थी। अब आप इसको ए मैट्रिक्स देंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज दिस मैट्रिक्स, एक्स इज दिस एंड ए इज दिस। तो आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये था जी। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें और क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि आसान है, आप आई थिंक इसको कर लोगे। प्लस जब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो तमाम सिस्टम में हमें ऐसी इक्वेशंस दी हुई होंगी तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे और मैट्रिक्स अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 2 5 3 -2 है। तो डिटर्मिनेंट को हम यू मॉड वैल्यूज के साथ शो करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हम डेल्टा के साथ भी शो करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डेल्टा। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 × 2 by -2 और ये माइनस फार्मूले का 5 × 3। हल कर लें इसको, -4 -15 तो -19। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी -19। ठीक है, अब ये तो था 2 × 2 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या था, ऑर्डर वाज 2 × 2। अगर 3 × 3 हो या 4 × 4 हो तो उसमें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका तरीका भी आप सीख लें। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है, find delta. Delta means determinant of a matrix. तो A मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज 4 1 -2, ये +1 है, -2, इसके बाद 2 5 -1, and the next row is -6 7 3। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले आपने इसको डेल्टा लिख दें या इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दें, एक ही बात है। तो आपने 4 को पकड़ा और 4 के साथ इसी रो में और इसी कॉलम में इसको छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम जिसमें 4 लाई करता है, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 -1 7 3 आ गया। ठीक है, अब आपने 1 का लिखना है तो नेगेटिव साइन, पहले +1 लेना है फिर -1 लेना है, नेगेटिव -1 के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब आप इस रो को और उसमें जिसमें -1 लाई करता है इसको छोड़ दें और रिमेनिंग आप लिख लें कॉलम्स। तो ये 2 -6 -1 3 है। उसके बाद आपने 2 के लिखने हैं, तो -2 है बाहर, उसको एज इट इज़ रहने दें और इस रो को और इस कॉलम को ख़त्म करके बाकी जो चीज़ें हैं उसको लिख लें आप। 2 5 -6 7। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब आपके पास ये 2 × 2 के डिटर्मिनेंट आ चुके हैं सेंटर में, जैसे 5 -1 7 3, 2 -1 -6 3 और 2 5 -6 7। तो इसको आप हल कर सकते हैं, जैसे पहले हमने 2/2 का किया तो 7 5 3 आर 15 -7 होना चाहिए था, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस और इसके साथ 4 है 6, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 3 2s आर 6 -6, उसके बाद -2 आ गया, 7 2s आर 14, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 30। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, और ये आ रहा है 30 + 4 44 मल्टीप्लाई विद 2 88 माइनस का, और ये 22 मल्टीप्लाई विद 4 तो 88 प्लस का। तो जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी 0। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू क्या आई, 0। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई एक रो जैसे 1 1 0 0, तो किसी एक रो में R एक मैट्रिक्स A है जिसका कोई एक कॉलम ज़ीरो ज़ीरो आ जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यानी डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा के साथ शो किया तो डेल्टा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कॉलम का, किसी भी मैट्रिक्स का, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 0 आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप देख लें, ये मैट्रिक्स था, इसका जो पहला मैट्रिक्स की रो है वो सारी 0 थी, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसी तरह एक और मैट्रिक्स से लिया या बी कर लें उसको, उसमें दूसरा कॉलम जो है वो 0 0 था, उसका डिटर्मिनेंट भी हमेशा 0 होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, कहता है कि इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास एक कॉलम, एक मैट्रिक्स ये है और जिसकी वैल्यूज हैं 1 5, तो -6 और 15, तो मैं चेंज कर देता हूँ कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। यानी अगर मैं ये करूँ 5 को इधर ले आऊँ, 15 को यहाँ रखूँ और 1 को इधर रखूँ और -6 को यहाँ रखूँ, लेकिन इस सूरत में -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पहली चेंज पर। ठीक है, अब आपको समझ आया कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मैं रोज या कॉलम्स की पोजीशन को बदलूं, कोई दो ट्रांजेक्टिव या कुछ छोड़कर उनकी पोजीशन बदलूं, तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, उस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो बेसिकली इसको मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इट चेंजेस। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, given that the determinant of A equals delta if all the elements of in any row or column are multiplied by a constant K, the determinant of the certain matrix equals K lambda. ठीक है, तो अगर एक मैट्रिक्स है और उसकी किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मैं किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय के। सपोज मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है और जिसकी वैल्यूज क्या है, 3 -6 और 5 12। और मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई के बाई द फर्स्ट रो और द फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और सेकंड रो, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा मॉड ऑफ ए, तो उसमें के टाइम्स होगा, के टाइम्स डेल्टा। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी के से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है,
जी ये मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। If any multiple of one row or column is added to another row or column, the value of the determinant is unchanged. If any multiple of one row is added to another row or column, the value of determinant is unchanged. यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी रो को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और या -3 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको ऐड कर दें, तो लेकिन जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट होगा इट इज़ नॉट चेंज, इट इज़ नॉट चेंज जी। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो 5th प्रॉपर्टी है कि अगर आपकी कोई एक रो वो है मल्टीपल ऑफ अनदर रो or column, if any row or column of is a multiple of another row or column, the determinant equals 0. Suppose मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह हैं, इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज कुछ इस तरह हैं। 6, 8, 1 and -9, 6, -12 ये मैट्रिक्स है। अब आप देखें कि रो जो 3 है, रो 3, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो R3 जो है दिस इज बेसिकली -3R1, यानी अगर R1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये R3 आएगा, यानी R1 को अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो आ रहा है वो वही है जो R3 में है। इट मीन्स इट इज़ ए मल्टीपल, जो फर्स्ट रो है इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ -3, ठीक है, और इज इक्वल्स R3, देयरफॉर इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये आपके पास एक मेथड आ गया, प्रॉपर्टी आ गई कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता हो कि कोई एक रो या एक कॉलम किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या ऐड करने से, या मल्टीप्लाई या ऐड करने से कोई वैल्यू दोबारा आती है, वही कॉलम आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अजीज तलबा, अब मैं आज के लेक्चर को थोड़ा सम अप करता हूँ। आज के लेक्चर के अंदर आपने मैट्रिक्स क्या चीज़ है इसको पढ़ा, उसके बाद हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की एडिशन कैसे हो सकती है। उसके बाद आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी। मल्टीप्लिकेशन तब हो सकती है जब नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हों, ठीक है। और उसमें आपने देखा कि ए बी प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ज़रूरी नहीं है कि ए बी का जो आंसर है वही बी ए का भी आए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ए बी अगर मल्टीप्लाई हो सकता है तो बी ए भी मल्टीप्लाई हो सके। तो हम उसके आर्डर को देखते हैं, ठीक है। और आर्डर क्या होता है, इसको हम डायमेंशन भी कहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, और 3x3 मैट्रिक्स में हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। 3x3 में ये करते हैं कि जो उसके कोफैक्टर्स हैं वो फिर डिटर्मिनेंट निकल आते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू के साथ उसके कोफैक्टर, उसके बाद माइनस लगाने के बाद फिर कोफैक्टर, और उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसके साथ उसके कोफैक्टर, और आपस में डिटर्मिनेंट को फिर हल किया जाता है।
और सम किया जाता है। ठीक है, अब ये जितने कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं ये नेक्स्ट जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज़ होंगे। डायरेक्टली यहाँ पर इनकी कोई ऐसा एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे थ्रू मैट्रिक्स अप्रोच तो वहाँ पर ये सारे कंसेप्ट्स बारी बारी आएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई थिंक आपने इसमें आज की जो लेक्चर था उसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स अप्रोच के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्रैमर्स रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्रैमर्स रूल हमें क्या बताता है और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड लक।